नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीकेज मेनिया में। आज हम कर रहे हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेरा मतलब है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो बिना देरी किए अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आज का टॉपिक तो वैसे भी हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग होता है। बिल्कुल, और आज का हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स रखना नहीं है, बल्कि इन्हें ऐसे समझना है कि आप कभी न भूलें। तो आज हमारे पास जीकेज मेनिया की 15 इन्फोग्राफिक स्लाइड्स हैं। स्लाइड नंबर 1 पर आते हैं। इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बंदरगाह आखिर होते क्या हैं। मतलब जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते हैं और सामान चढ़ाया उतारा जाता है ना। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना नहीं। जरा सोचो, 3 गोल्फ कोर्स के बराबर एक विशालकाय जहाज को सुरक्षित खड़ा करना कोई मजाक नहीं है। दुनिया का 80% व्यापार समंदर से होता है। तो बंदरगाह वो जगह है जहां जल और स्थल मिलते हैं। ये हमारी इकोनॉमी की जीवन रेखाएं हैं। अच्छा, तो स्लाइड में ये जो प्राकृतिक और कृत्रिम लिखा है, इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक यानी नेचुरल बंदरगाह है वो होते हैं जिन्हें प्रकृति ने खुद ऐसा आकार दिया है, जैसे कोई गहरी खाड़ी जहां जहाज लहरों से बचे रहें। और कृत्रिम ये आर्टिफिशियल वो हैं जहां इंसानों ने समुद्र के अंदर करोड़ों टन कंक्रीट डालकर दीवारें बनाई हैं। समझ आ गया? जी सर, एकदम क्लियर है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति की देन और कृत्रिम मतलब इंसान का बनाया हुआ। बहुत बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। अब स्लाइड 2 देखो। यहाँ फैक्ट चेक है। भारत में वर्तमान में कुल 13 प्रमुख यानी मेजर बंदरगाह हैं। ये सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इसे नोट कर लो। और जो छोटे बंदरगाह होते हैं उनका क्या नंबर है सर? वो लगभग 200 हैं जो राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इन 13 मेजर पोर्ट से ही आते हैं, तो हमारा फोकस इन्हीं पर रहेगा। जी सर, समझ आ गया। राज्य वाले 200 और केंद्र वाले 13। सही। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी बिल्कुल। स्लाइड 3 पर हम भारत के पश्चिमी तट से शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात का कांडला बंदरगाह। यहाँ एक बहुत मस्त देसी ट्रिक लिखी है। इसे विभाजन की पैदाइश या ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा गया है। विभाजन की पैदाइश। सर, एक कमर्शियल बंदरगाह का देश के बंटवारे से क्या कनेक्शन हो सकता है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखो, 1947 में जब देश बटा तो पश्चिमी तट का सबसे बिजी कराची पोर्ट रातों रात पाकिस्तान चला गया। उत्तर भारत का पूरा व्यापार ठप होने का डर था। ओ, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इसे बनाया गया। एकदम सही। उसी इमरजेंसी में कच्छ की खाड़ी में कांडला को बनाया गया। और एक और फैक्ट ध्यान से सुनो, ये एक प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय मतलब टाइडल। टाइडल, इसका मतलब क्या है? जहाजों को पानी के स्तर या ज्वार भाटे का इंतजार करना पड़ता है? हाँ, यहाँ समुद्र के किनारे पानी गहरा नहीं है। जब हाई टाइड आता है तभी भारी जहाज अंदर आ सकते हैं, वरना उन्हें गहरे समंदर में इंतजार करना पड़ता है। और याद रखना, इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। कार्गो हैंडलिंग में ये भारत में नंबर 1 है। अच्छा, कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1। जी सर, नोट कर लिया। गुड। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। बढ़ते हैं आगे। स्लाइड 4 देखो। महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। सबसे बिजी। हाँ। तो मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। बिल्कुल। 1687 के आसपास अंग्रेजों ने इसे विकसित किया था। आज देश का 20% निर्यात अकेले यहीं से होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है। इसीलिए इसे समुद्र के रास्ते भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी सर। गेटवे ऑफ इंडिया तो वैसे भी मुंबई में ही है, तो ऐसे याद रखना आसान हो गया। बहुत बढ़िया ट्रिक पकड़ी तुमने। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी से। अब आते हैं स्लाइड 5 पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे जेएनपीटी भी कहते हैं। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी देता हूँ। जेएनपीटी बिल्कुल उस बड़े बाईपास हाईवे की तरह है जिसे शहर के ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए बाहर बनाया जाता है। मतलब मुंबई पोर्ट पर बहुत ज्यादा जाम लगने लगा था, इसलिए से बनाया गया। बिल्कुल। 1989 में नवी मुंबई में इसे मुंबई बंदरगाह का लोड कम करने के लिए एक सहायक बंदरगाह के रूप में बनाया गया। इसका पुराना नाम न्हावा शेवा है। अच्छा, न्हावा शेवा। और ये जो स्लाइड में कंटेनर हैंडलिंग के बारे में लिखा है, वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग कृत्रिम बंदरगाह है। देश के 56% कंटेनर अकेले यहीं आते हैं। इसे स्टार मार्क कर लो। जी सर, मार्क कर लिया। 56% बहुत बड़ा नंबर होता है। होता है ना। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। स्लाइड 6 पर हम गोवा पहुंच गए हैं। मुर्मुगांव बंदरगाह। ट्रिक याद रखना, मुर्मुगांव के नाम में ही गांव यानी गोवा छिपा है। सर, ये एक बात अजीब लग रही है। स्लाइड में लिखा है कि यहाँ से जापान और ईरान को लौह अयस्क यानी आयरन और भेजा जाता है।
गोवा तो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, फिर ये आयरन ओर कहाँ से आ गया? यही तो भूगोल का मजा है। मुर्मुगांव एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो जुआरी नदी की एस्चुरी या मुहाने पर बना है। एस्चुरी मतलब जहाँ नदी का मीठा पानी समंदर से मिलता है। हाँ, और नदी का तेज बहाव सारी गाद को समंदर में धकेल देता है, जिससे गहराई बनी रहती है। अब आयरन ओर की बात, गोवा और पड़ोसी कर्नाटक की खदानों से कच्चा लोहा यहां लाया जाता है, क्योंकि भारी माल को जहाज से भेजना सबसे सस्ता पड़ता है। ओह, तो मतलब टूरिज्म के पीछे एक बड़ा इंडस्ट्रियल काम भी चल रहा है, समझ आ गया। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। स्लाइड 7 पर है कर्नाटक का न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसे कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहते हैं। सर, क्या ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है? हाँ, ये भी पश्चिमी तट का एक शानदार प्राकृतिक बंदरगाह है, जहां गुरुपुरा नदी अरब सागर से मिलती है, वहीं ये स्थित है। मुर्मुगांव की तरह यहां से भी कुद्रेमुख खदानों का लौह अयस्क जापान को भेजा जाता है। अच्छा, तो दोनों पोर्ट्स का काम लगभग एक जैसा ही है, कच्चे माल का निर्यात? एकदम सही एनालिसिस। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर, चलिए। स्लाइड 8 देखो, केरल का कोची बंदरगाह। इसका उपनाम पढ़ो जरा, क्या लिखा है? अरब सागर की रानी या क्वीन ऑफ अरेबियन सी। सर, ये तो बहुत ही काव्यात्मक नाम है ना? और इसकी लोकेशन भी उतनी ही सुंदर है। ये वेम्बनाड झील में विलिंगटन और वल्लारपदम द्वीप के बीच स्थित एक सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है। तो क्या ये सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर है या इसका कुछ सामरिक महत्व भी है? बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। यहाँ भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान है, साथ ही ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। और इतिहास देखो तो यहाँ से चाय, कॉफी और मसालों का भारी मात्रा में निर्यात होता है। जी सर, मसाले और केरला का तो वैसे भी बहुत पुराना रिश्ता है, नोट कर लिया। बहुत बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। अब पश्चिमी तट खत्म और स्लाइड 9 से हम आ गए पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ। तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका नया नाम स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदंबरनार के नाम पर रखा गया है। सर, स्लाइड में इसे छिछला बंदरगाह या शालो पोर्ट लिखा है। अगर पानी गहरा ही नहीं है तो बड़े जहाज कैसे आएंगे? ये तो बहुत इनएफिशिएंट डिजाइन है। आज के हिसाब से लगता है, लेकिन इसका डिजाइन आज का है ही नहीं। ये मन्नार की खाड़ी में जहां पानी कम गहरा है, इसलिए बड़े जहाज तट से दूर रुकते हैं और छोटी नावों से सामान लाया जाता है। तो फिर इसे बनाया ही क्यों गया था इतनी मुश्किल जगह पर? क्योंकि पांड्य वंश के समय में इसे बड़े जहाजों के लिए नहीं, बल्कि मोती निकालने वाली मछलियों या पर्ल फिशिंग के लिए विकसित किया गया था। तब इसे मत्स्य पतन कहते थे। गोताखोरों के लिए उतला पानी बेस्ट होता है। अरे वाह, मोतियों का व्यापार! और ये शायद भारत का सबसे दक्षिणी पोर्ट भी है ना? एकदम सही। ये हमारा सदर्न मोस्ट बंदरगाह है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। स्लाइड 10 पर है तमिलनाडु का ही चेन्नई बंदरगाह। इसका पुराना नाम मद्रास बंदरगाह था। सर, ये प्राकृतिक है या कृत्रिम? ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, जिसे 1639 में अंग्रेजों ने बनाया था। ये बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा पोर्ट है और इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पश्चिम में मुंबई प्रवेश द्वार था और दक्षिण में चेन्नई। एकदम क्लियर है सर। गुड। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। स्लाइड 11 देखो, एन्नोर बंदरगाह, जिसका नया नाम कामराजार बंदरगाह है। यहाँ एक बहुत चौंकाने वाला फैक्ट है। इस इतने बड़े मेजर पोर्ट को सिर्फ 96 सरकारी कर्मचारी चलाते हैं। वेट, रियली? सर, सिर्फ 96 लोग? इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कैसे संभव है? अच्छा, तो मतलब बाकी का सारा काम आउटसोर्स किया गया है प्राइवेट कंपनियों को? बिल्कुल। ये लैंडलॉर्ड मॉडल पर काम करता है। यहाँ मुख्य रूप से तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए थर्मल कोल मंगवाया जाता है। सब कुछ कन्वेयर बेल्ट से ऑटोमेटिक चलता है। ओहो, 96 लोग सिर्फ मैनेजमेंट देखते हैं। ये तो बहुत ही गजब का सिस्टम है ना? चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। स्लाइड 12 पर आते हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम या विजाग पोर्ट। ये भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, पर इसमें एक शब्द है, ये लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड? बंदरगाह तो समंदर पर होता है, फिर वो जमीन से कैसे घिरा हो सकता है? यही तो इसकी प्राकृतिक बनावट का जादू है। ये समंदर से एक संकरे चैनल के जरिए जुड़ता है, और सबसे खास बात, समंदर की तरफ एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसे डॉल्फिन नोज कहते हैं। अच्छा, तो क्या ये पहाड़ी एक तरह से प्राकृतिक बॉडीगार्ड का काम करती है? एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल किया तुमने। ये पहाड़ी बंदरगाह को बंगाल की खाड़ी के भयंकर समुद्री चक्रवातों से बचाती है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदाओं से सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। प्राकृतिक बॉडीगार्ड, डॉल्फिन नोज। जी सर, ये फैक्ट हमेशा याद रहेगा। बढ़िया। चलो अब अगली साइड पर चलते हैं। जी चलिए।
स्लाइड 13 पर है ओडिशा का पारादीप बंदरगाह। ये महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। सर, क्या आजादी के बाद पूर्वी तट पर यही सबसे पहले बना था? बिल्कुल सही। 1966 में इसे 8वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया और ये आजाद भारत में पूर्वी तट पर कमीशन किया गया पहला पोर्ट था। यहाँ से छोटा नागपुर पठार का लौ अयस्क जापान भेजा जाता है। जी सर। पारादीप, उड़ीसा, समझ आ गया। ठीक है, चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। स्लाइड 14 देखो, पश्चिम बंगाल का कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। इसका नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। ये इन सब में एक बहुत बड़ा अपवाद है। ये तट से 128 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे बना है। ये भारत का एकमात्र नदीय या रिवराइन प्रमुख बंदरगाह है। अंग्रेजों ने इसे बनाया था और ये सबसे पुराना काम करने वाला पोर्ट है। 128 किलोमीटर अंदर। पर सर, हुगली नदी में तो बहुत गाद या सिल्ट होती होगी, बड़े जहाज अंदर आते कैसे हैं? बहुत सही सवाल पूछा। इसके लिए लगातार ड्रेजिंग करनी पड़ती है। मतलब पानी के नीचे विशाल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीनों से दिन रात मिट्टी निकालनी पड़ती है, जो बहुत महंगा है। तो इसका कोई परमानेंट हल नहीं निकाला गया? हल निकाला गया ना। हल्दिया को इसका सहायक बंदरगाह बनाया गया, जो समुद्र तट पर है। भारी जहाज वहीं रुक जाते हैं। और एक और फैक्ट, हल्दिया को भारत का पहला हरित या ग्रीन बंदरगाह माना जाता है। अच्छा, हल्दिया ग्रीन पोर्ट है और तट पर है। जी सर, एकदम क्लियर। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। आगे हम आखिरी स्लाइड 15 पर। मुख्य भूमि के 12 पोर्ट्स हो गए। अब बारी है 13वें की पोर्ट, ब्लेयर पोर्ट बंदरगाह, अंडमान और निकोबार में। 2010 में यह 13वां मेजर पोर्ट बना और हाल ही में इसका नाम श्री विजयपुरम पोर्ट हो गया है। सर, एक बात समझ नहीं आई। इतने छोटे से द्वीप पर, जहां कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, वहां मेजर पोर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि यहां जरूरत व्यापार की नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की है। ये जगह सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएसए के इंटरनेशनल ट्रेड रूट के बिल्कुल बीच में है। ओह, तो क्या ये मलक्का जल डमरू मध्य पर नजर रखने के लिए है, जहां से चीन के जहाज गुजरते हैं? बिल्कुल, ये हमारी सामरिक सुरक्षा की आंख है। चीन के व्यापारिक जहाजों पर नजर रखने का ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है। अब पूरा पिक्चर समझ में आ गया सर। जियोपॉलिटिक्स। बिल्कुल। अब पूरे चैप्टर की एक छोटी सी समरी ट्रिक सुन लो। 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर और 1 द्वीप पर, कुल 13। सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु में है, 3। और छोटे बड़े कुल मिलाकर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, 48। और सर, इन सभी बंदरगाहों को जोड़ने और विकसित करने वाली योजना का नाम सागरमाला है ना? बहुत अच्छे, एकदम सही याद रखा तुमने। जी सर, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ये बंदरगाह सिर्फ नक्शे पर बिंदु नहीं है। ये इतिहास, भू राजनीति और अर्थव्यवस्था के जीते जागते उदाहरण हैं। सर, मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल आ रहा है। हाँ, पूछो। हमने देखा कि कैसे मौसम और भूगोल, जैसे ज्वार भाटे, मुहाने, डॉल्फिन नोज जैसी पहाड़ियों ने हमारे बंदरगाहों का डिजाइन तय किया। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। तो क्या भविष्य में हमारे ये प्राकृतिक बंदरगाह इस बदलाव को झेल पाएंगे, या हमें सिर्फ कृत्रिम बंदरगाहों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा? ये सच में बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। प्रकृति ने जो हमें तोहफा दिया था, क्या हम उसे बचा पाएंगे? दोस्तों, इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। आप भी इस बारे में सोचिएगा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।